तो हेलो माय डियर अनस्टॉपेबल्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका जे फिजिक्स बाय वेदांतु पर। आई एम अब्दुल समद खान, आपका प्यारा एएसके सर, हाजिर है आपके सामने उस सीरीज के अंदर जिस सीरीज के अंदर हम हर 11th और 12th क्लास का चैप्टर कवर कर रहे हैं, वो भी ओनली 30 मिनट्स के अंदर अंदर। तो आज के सेशन के अंदर हम मोशन इन अ प्लेन का मतलब मैं बात करूंगा स्केलर और वेक्टर की, मैं बात करूंगा डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट की, मैं बात कर रहा हूं आपका रेनमैन प्रॉब्लम, रिवर बोट प्रॉब्लम, मोशन इन 2D, रिलेटिव वेलोसिटी, ये सारी की सारी बातें, अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम, ये सारी की सारी बातें बच्चों आज के सेशन के अंदर होने वाली है, वो भी ओनली 30 मिनट्स के अंदर अंदर। मैं कोशिश करूंगा ये पूरे का पूरे मोशन इन अ प्लेन चैप्टर का आपका शानदार तरीके से रिवीजन करा दूं। मेरा यह दावा रहेगा इस सेशन के अंदर कि इस चैप्टर का एक भी ऐसा फॉर्मूला नहीं होगा जो इस सेशन के अंदर तुमको ऐसा लगे कि यार सर ने पढ़ाया नहीं। ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं होगा जो तुम्हारे जेईई मेंस में या स्कूल में या किसी भी एग्जाम में तुमको देखने को मिलेगा इस चैप्टर से, जो कि मैंने सेशन में तुमको बताया नहीं होगा। और ऐसी कोई बात नहीं होगी जो तुमको समझ में नहीं आएगी अगर तुमने थोड़ा सा ध्यान से सुना है। मैं थोड़ा फास्ट जाने वाला हूं, तो अपने ब्रेन को जरा एक्टिव मोड ऑन कर लो, पैसिव मोड से बाहर आ जाओ और कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ और धमाकेदार तरीके से जोश और जुनून के साथ, क्या तुम तैयार हो मेरा आज का ये मोशन इन अ प्लेन का सेशन लगाने के लिए? क्या तुम तैयार हो? फटाफट मुझे बता दो कमेंट बॉक्स में। और अगर आपने नहीं करा है इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब, तो भाई आपका बहुत ज्यादा नुकसान ऑलरेडी हो चुका है, और आगे ना हो, आगे आने वाले ऐसे सेशन तुम्हारे स्किप ना हो, तुम्हारे छूट ना जाएं वो बातें जो एग्जाम में तुमको देखने को मिलेंगी, जो मैं यहां पर पढ़ा रहा हूं। तो तुमको इस चैनल को भैया सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा और वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, ताकि आगे भी इस टाइप की वीडियोस को मैं लेकर आता रहूं, सेशन कंटिन्यूड रहे उसके लिए। ठीक है, तो थोड़ा सा प्यार बरसाओ और मैं अपना तुमको नॉलेज का भंडार तुम्हारे ऊपर बरसाता हूं, और शुरू करते हैं आज का ये सेशन। ठीक है, फटाफट अब ध्यान से सुनते जाना। एक सेकंड के लिए भी तुम्हारा ध्यान इधर से उधर हुआ ना, एक सेकंड के लिए भी तुम किसी और के ख्यालों में चले गए, जो कि तुम रहते ही हो ज्यादातर, तो तुम्हारा वो चीज जो एग्जाम में आ सकती थी, हो सकता है वो स्किप हो जाए, वो रह जाए और तुम्हारा नुकसान हो जाए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो यार फटाफट शुरू करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो हम शुरुआत करेंगे स्केलर और वेक्टर, बिल्कुल बेसिक से हम सारी बातें करेंगे। तो स्केलर क्या होता है? तो वो क्वांटिटी बच्चों, वो क्वांटिटी जो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड रखती हो, अपने साथ डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करती हो, ऐसी सारी की सारी क्वांटिटीज को हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। सिंपल भाषा में वो क्वांटिटीज विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड बट नॉट द डायरेक्शन। इतनी सिंपल सी बात है। और ये क्या होता है भैया? कोई भी एक नंबर से आप इसको डिफाइन कर सकते हो, क्योंकि डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। और या फिर मैं उन क्वांटिटीज को भी स्केलर क्वांटिटी बोल देता हूं जो वेक्टर के लॉज को फॉलो नहीं करती, वेक्टर के रूल्स को फॉलो नहीं करती, जो आगे जाके हम पढ़ेंगे। जैसे कि करंट एक बड़ा शानदार एग्जांपल है कि करंट बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाती है, तो करंट का मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है, लेकिन तो भी हम उसको स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं, बिकॉज वो वेक्टर के लॉज को फॉलो नहीं करती, जो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, है ना। एग्जाम्पल्स क्या क्या हो गए? तो स्पीड, वॉल्यूम, मास, टेम्परेचर, पावर, एनर्जी, टाइम, ये सब के सब वो क्वांटिटीज हैं जिनमें कहीं पर भी डायरेक्शन नहीं आती, डिस्टेंस, ये सब की सब हमारी स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या भाई? वो क्वांटिटी नाम से समझ में आ रहा है कि जिसके अंदर मैग्नीट्यूड के साथ साथ भैया क्या हो जाए? डायरेक्शन भी हो जाए। तो बच्चों को लगता है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है वो वेक्टर क्वांटिटी है। नहीं भाई, आप गलत हैं, वो वेक्टर के लॉस को भी फॉलो करनी चाहिए, तो वो कहलाएगी हमारी वेक्टर क्वांटिटी। एग्जांपल, फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, मोमेंटम एक्सेट्रा, ये सब के सब हमारे वेक्टर क्वांटिटीज है, क्योंकि मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा और लॉस को फॉलो भी करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। अब वेक्टर के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। तो किसी भी वेक्टर को दिखाने के लिए एरो की तरह, एरो के थ्रू हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो एरो में क्या होता है? एक तो हेड होता है ना। एरो में क्या होता है? एक तो देखो इस टाइप से आप देख पा रहे हो, एरो में यहां पर हमारे एक ऐसे करके हेड होता है, जो हेड है तो उसको हम हेड बोल रहे हैं, और जो पीछे वाला पार्ट है उसको हम टेल बोलते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है। और जनरली ये जो आपने एरो बनाया है, इसकी लेंथ ही हमें कहीं ना कहीं मैग्नीट्यूड बताती है। एरो की लेंथ क्या बताती है? मैग्नीट्यूड बताती है। और हेड किस डायरेक्शन में है वो हमें डायरेक्शन बताता है। आप देख लो, तो वेक्टर को लिखने का तरीका ऐसा भी होता है हमारा। जैसे कि मान लो अब ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, ए बी के ऊपर मैंने वेक्टर का साइन लगा दिया। तो कोई भी वेक्टर क्वांटिटी होती है और आप उसको वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हो, तो ऊपर एरो लगाना बहुत जरूरी है ना। इसको अगर मैं ए, स्मॉल ए से भी रिप्रेजेंट करूंगा तो वो ए वेक्टर हो जाएगा। लेकिन अगर मैं आपसे कह रहा हूं नहीं सिर्फ और सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड बताओ, तो मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हो गया कि मैंने इसके ऊपर लगा दिया मॉड।
ये दो डंडे है ना, इनको दो दीवारों के अंदर हमने बंद कर दिया, तो अब इसका मतलब ये कि हम सिर्फ आपसे मैग्नीट्यूड पूछ रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड सिंपल ए हो गया। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। फिर आते हैं हमारे इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर वो मतलब जिनका मैग्नीट्यूड भी बराबर और डायरेक्शन भी सेम। जैसे कि हमने यहां से देखा कि ये वेक्टर इधर ए है और ये वेक्टर इधर भी है, तो दोनों की लेंथ भी बराबर, डायरेक्शन भी सेम, तो ये ए और बी इक्वल वेक्टर हो गए। लेकिन सी वाले की डायरेक्शन देखो ऑपोजिट है, तो भले ही मैग्नीट्यूड बराबर है लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट, तो ये हमारे अनइक्वल वेक्टर कहलाएंगे, या फिर इसको हम नेगेटिव वेक्टर भी कह सकते हैं, क्योंकि ए और सी को अभी आप देखो तो मैग्नीट्यूड तो सेम है ना, डायरेक्शन बस उल्टी हो गई। तो ऐसे ही वेक्टर को हम क्या बोलते हैं, ऐसे वेक्टर को हम बोलते हैं बच्चों नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर, और नेगेटिव वेक्टर को लिखने का तरीका यह है कि अगर डायरेक्शन ऑपोजिट है तो आप साइन माइनस का लगा दोगे। जैसे ए वेक्टर उधर है, बी वेक्टर इधर है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि बी वेक्टर ए वेक्टर के इक्वल है क्योंकि मैग्नीट्यूड बराबर है, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है तो मैंने माइनस का साइन लगा दिया। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। पैरेलल वेक्टर वो वेक्टर जिनका भैया डायरेक्शन सेम हो, मैग्नीट्यूड इक्वल हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। आगे एंटी पैरेलल वेक्टर वो वेक्टर भाई जिनकी डायरेक्शन हमेशा ऑपोजिट होगी, मैग्नीट्यूड इक्वल हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। जीरो और नल वेक्टर ये पता नहीं क्यों ही पढ़ाया जाता है, इसका कोई आज तक काम तो मुझे दिखा नहीं, फिर भी मैं तुमको बता देता हूं। वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड ही जीरो है, मतलब जैसे कि कोई पॉइंट, अब ए पॉइंट से चले और ए पॉइंट पर ही आ गए, लो भाई, तो इसका मैग्नीट्यूड लेंथ क्या हो गई, जीरो, तो ये हमारा जीरो वेक्टर कहलाएगा, इसको हम नल वेक्टर भी बोलते हैं। फिर आता है यूनिट वेक्टर। अब तक मैंने जितने भी सारे वेक्टर बताए उन सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है यूनिट वेक्टर। ये वो वेक्टर होता है बच्चों जिसका मैग्नीट्यूड हमारा 1 होता है और इसका मेनली काम होता है किसी भी चीज की डायरेक्शन को बताने का, समझाने का। समझ रहे हो? मतलब जैसे कि अगर मैं बोलूं यहां पर हमारा एक्स एक्सिस है, इधर हमारा वाई एक्सिस है, इधर हमारा ये बाहर की तरफ बोर्ड से बाहर जो आ रहा होगा जेड एक्सिस हो रहा होगा, तो अब अगर मैं बोलूं कि यार फोर्स एक्स एक्सिस में लग रही है, तो मैंने बोला कि यार ठीक है सर फोर्स 5 न्यूटन हो गई, लेकिन अब एक्स एक्सिस में लग रही है ना, तो मैं कैसे बताऊंगा कि एक्स एक्सिस में लग रही है? तो ऐसा तो मैं लिखूंगा नहीं एफ मतलब 5 न्यूटन फोर्स इन एक्स एक्सिस, तो मैं यहां पर एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर कंसिडर कर लेता हूं जिसको हम बोलते हैं आई कैप। तो यूनिट वेक्टर की पहचान क्या है कि जो भी यूनिट वेक्टर आप लिखोगे उसके ऊपर ये टोपी पहना दोगे। वैसे भी टोपी पहनाते आए रहे हो बचपन से अपने पेरेंट्स को, है ना, आसपास वाले अपने रिश्तेदारों को, तो आज वेक्टर को भी टोपी पहना देते हैं। तो ए के ऊपर हमने कैप लगा दिया। अच्छा, वेक्टर का फॉर्मूला याद रख लोगे सर, ए वेक्टर का फॉर्मूला मतलब ए यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होगा सर, ए कैप का फॉर्मूला वेक्टर अपॉन मॉड होता है। अब फिर वही बात है, मॉड को या तो मैं वेक्टर का साइन लगा के दो दीवारों में बंद करूं या फिर मैं सिंपल ए लिख दूं, तो दोनों का मतलब सेम है कि यार मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। तो यूनिट वेक्टर याद रखना, वेक्टर अपॉन मॉड, यूनिट वेक्टर का मतलब वेक्टर अपॉन मॉड। फिर उसके बाद अगर कोई दो अलग अलग वेक्टर्स हो और उनके बीच में आपसे पूछा जाए कि भाई एंगल कितना है, तो ध्यान रखना इसमें एक रूल होता है जिसको फॉलो करके तुम एंगल बताओगे, ऐसे कुछ भी नहीं बताओगे। याद रखना, टेल से टेल जोड़ी जाएगी और हेड से हेड जोड़ा जाएगा, सर से सर जोड़ा जाएगा और पैर से पैर जोड़े जाएंगे। समझ रहे हो? समझ रहे हो? मतलब ये बाहुबली वाली मूवी नहीं चल रही है कि वो है ना कटप्पा का सर है और बाहुबली के पैर है, वो वाला सिचुएशन यहां पर नहीं है। टेल से टेल है और हेड से हेड। तो यहां से अगर देखा जाए तो यहां पर देखो ये हेड हो गया ए वेक्टर का और ये टेल हो गई बी वेक्टर की। क्या ये पैटर्न सही है? क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है? तो नहीं भाई, ये तरीका गलत है। यहां पर अगर आप देखो तो इधर ये ए वेक्टर हो गया और इधर ये बी वेक्टर है, सर टेल से टेल जुड़ रही है, तो इनके बीच में ये जो एंगल है थीटा ये सही है। तो इस तरह से मैं कर भी सकता हूं, मतलब मैंने बी वेक्टर को ही तो डिस्प्लेस करके मैं यहां पर ले आया, बी वेक्टर को डिस्प्लेस करके मैं जब मैं यहां पर ले आया तो ये वाली फिगर बन गई। क्या फिगर बनी है, वाह। तो यहां पर तुम ध्यान रखना जरा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर मैंने बता दिया, अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस है तो प्लस आई कैप, नेगेटिव है तो माइनस आई कैप, बच्चों वाली बात। पॉजिटिव वाई एक्सिस है प्लस जे कैप, नेगेटिव वाई एक्सिस है तो माइनस जे कैप। जेड एक्सिस है तो प्लस के कैप, नेगेटिव जेड एक्सिस है तो माइनस का के कैप। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब ये वो चीज है जो फिजिक्स के अंदर तुम्हारा 12th तक साथ नहीं छोड़ेगी, वो है कंपोनेंट्स निकालना। जिसको ये नहीं आता वो बर्बाद हो गया। एक बार बता देता हूं कि मान लो यहां पर एक हमारी क्वांटिटी है ना, मान लो ये ए है और यहां पर थीटा एंगल बन रहा है, तो यहां पर इसके दो कंपोनेंट होते हैं। एक कंपोनेंट तो इतना पार्ट जो एक्स एक्सिस में आ रहा है और एक कंपोनेंट इतना पार्ट जो वाई एक्सिस में आ रहा है। तो जो एक्स में आ रहा है तो इसमें आप ट्रिग्नोमेट्री निकाल के भी आप बोल सकते हो। आप खुद ही सोचो, अगर मैं यहां पर cos थीटा लगाऊंगा तो cos थीटा सर बेस अपॉन हाइपोटेनस मतलब x अपॉन ए होगा, तो x की वैल्यू a cos थीटा आएगी, तो मैं इसको a cos थीटा भी बोल सकता हूं। सेम ऐसे अगर मैं इस ट्राइंगल के अंदर मैं
साइन थीटा लगाता तो वो आता परपेंडिकुलर मतलब y अपॉन हाइपोटेनस, तो y की वैल्यू a साइन थीटा आती, तो यहां पर मैं इसको a साइन थीटा भी बोल सकता हूं। या फिर आप इसको याद रख सकते हो कि थीटा वाला जो एरो आएगा, थीटा की डायरेक्शन में जो एरो आएगा वो हमेशा कॉस का मल्टीपल होगा, और जो परपेंडिकुलर आएगा या फिर जो दूसरा वाला है वो हमेशा साइन का मल्टीपल होगा। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई सर। तो यहां पर जैसे कि अभी ओ पॉइंट था, ये पी पॉइंट था, है ना, और ये डिस्टेंस हमारा आर था, तो इसको हमने कैसे बोला कि सर एक्स एक्सिस में तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ऐसे भी हम बोल सकते हैं। पोजीशन वेक्टर लिखने का तरीका होता है पोजीशन वेक्टर। भाई ये तुम एक्स एक्सिस में कितना आगे हो तो सर एक्स, तो एक्स आई कैप, और वाई एक्सिस में कितना ऊपर हो तो सर ये वाई डिस्टेंस है तो वाई जे कैप। लेकिन अब अगर आपको इसका रिजल्टेंट निकालना हो तो रिजल्टेंट कैसे निकालोगे? ये तो मैग्नीट्यूड अगर आपको निकालना है तो वेक्टर फॉर्म में लिख दिया। तो उसका तरीका क्या होता है कि अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना है तो आई का कोफिशिएंट, जे का कोफिशिएंट, और अगर के होता तो उसका भी कोफिशिएंट, सबका स्क्वायर करके ऐड कर दोगे, सबका स्क्वायर करके ऐड कर दोगे तो आपका यहां से पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। क्या आपको यहां तक बातें समझ में आ रही हैं? क्या बात है, क्या बात है, वेरी गुड। गदर सीरीज कब आएगा? गदर सीरीज आएगा, लेकिन अभी तो टाइम है, वो लास्ट उधर आएगा अपना, आई थिंक नवंबर या दिसंबर के टाइम पर आएगा, है ना। चलो उसके बाद फटाफट देखते हैं इधर हम ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये जो भी भैया स्पैमर है मेरे सेशन के अंदर, तो ठीक है, ठीक है, तुमने बोल दिया कि ये ओपी है, अब मैं क्या करूं? तुम्हें पैसे मिले होंगे भाई ये काम करने के, और अगर पैसे नहीं मिले हैं तो सबसे बड़े बेवकूफ आदमी तुम हो पूरी दुनिया के अंदर, कि फ्री में तुम किसी का प्रमोशन कर रहे हो। तुमको क्या मिल रहा है इससे? मैं तो कभी ना जाके ऐसे लिखूं। ये कौन लोग होते हैं जो आके लिखते हैं कि ये ओपी, ये ओपी, वो ओपी? अब पढ़ाई पे ध्यान दो अपनी। चलो बाकी बच्चे इधर ध्यान से सुनते रहेंगे जो बात को ध्यान से समझने वाले हैं। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो अब अगर मान लो इधर ए वेक्टर है और इधर बी वेक्टर है, तो इनको आपस में जोड़ा गया, तो अगर इनको आपस में जोड़ा गया तो याद रखना अगर ये ए वेक्टर और इधर ये गया बी वेक्टर, तो अगर मैं डायरेक्ट इधर से इधर जाता तो ये हमारा रिजल्टेंट कहलाएगा। तो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये कहता है कि जो हमारा रिजल्टेंट आ रहा है वो ए वेक्टर और बी वेक्टर का सम होगा। ध्यान रखना, ध्यान रखना। अच्छा अभी तो आप बोल रहे थे सर कि टेल से हेड जुड़ नहीं सकती, अब यहां पे जोड़ दिया, तो मैं यहां पर ये कब कह रहा हूं कि ये थीटा मैंने एंगल माना? वो तो थीटा एंगल निकालने का रूल था ना मेरे प्यारे। ठीक है, ये हमारा ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन है। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से हमको रिजल्टेंट का फॉर्मूला मिलता है। मतलब जैसे आपने यहां पर देखा कि ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ठीक है। अभी अगर थीटा देखने पर मैं आऊं तो यहां पर ऐसे थीटा नहीं लिख सकता, तो इस बी वेक्टर को अगर मैं स्लाइड करके यहां पर लेके चले जाऊं तो यहां पर बी वेक्टर आ जाएगा, और अभी टेल से टेल जुड़ गए तो अब ये एंगल थीटा हो गया पूरा का पूरा। अब ये जो डायगोनल जा रहा है ये कहीं ना कहीं रिजल्टेंट होता है। मतलब अगर यहां पर आप ऐसे करके देखो तो मैंने बस एक वेक्टर को इधर स्लाइड करा के इधर ले आया और इसको स्लाइड करा के उधर लेकर चला गया, तो एक पूरा का पूरा कहीं ना कहीं ये एक पैरेललोग्राम बन चुका है। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से हमको रिजल्टेंट का फॉर्मूला मिलता है। तो यहां से बीच में से जो रिजल्टेंट जा रहा है, आपको बस मुद्दे की बात है, रिजल्ट यहां पर ये याद रखना है कि अगर आपको ए वेक्टर ऐसे दिखे और बी वेक्टर अगर आपको ऐसे दिखे तो इनका रिजल्टेंट जो बीच में से जाएगा और पूरा एंगल अगर ये थीटा है तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तुम्हें पूरी फिजिक्स में कम से कम 5-6 चैप्टर में इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, दिमाग में अच्छे से बिठा लेना। और अगर अब ये जो रिजल्टेंट आया है और ये रिजल्टेंट आपका ए वाले वेक्टर से अल्फा एंगल बना रहा है, तो tan अल्फा का फॉर्मूला याद रखना। एंगल किसके साथ बनाया है सर? ए के साथ, तो ए को भूल जाओ अभी, ऊपर वाला, तो ऊपर आएगा सर बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। क्या बोलेगा, क्या बोला मैंने? बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। इतनी बात काफी है, आगे बढ़ते हैं। अब पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से अगर कुछ कुछ मैं रिजल्ट निकालूं तो यहां पर मान लो अगर थीटा 0 हो जाए, कॉस थीटा में कॉस 0 1 होता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अरे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का रूट ए प्लस बी। मतलब अगर एंगल थीटा हमारा 0 है, मतलब दोनों के दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, तो रिजल्टेंट ए प्लस बी आ रहा है। तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, अगर थीटा 0 है तो दोनों को सीधे सीधे ऐड कर दो। सेम ऐसे अगर थीटा 180 है, मतलब एंटी पैरेलल वेक्टर है, एक इधर है तो एक इधर है, ऑपोजिट डायरेक्शन है, तो वहां पर ए माइनस बी हो जाएगा। वहां पर क्या हो जाएगा? ए माइनस बी। थीटा 180 पर ए माइनस बी, थीटा 0 पर ए प्लस बी, इतना याद रखना। और अगर थीटा 90 होगा तो वो जस्ट मैंने अभी आपको पीछे बताया कि अगर थीटा 90 होगा तो cos 90 0 होगा, तो रिजल्टेंट हमारा क्या आएगा? सिंपल अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात।
इतना देख लिया। आ जाओ भैया फटाफट हम आ जाते हैं स्केलर प्रोडक्ट या फिर हम बोलते हैं इसको डॉट प्रोडक्ट पर। अब ये क्या होता है, सिंपल सी बात है, दो वेक्टर क्वांटिटी दे रखी है, उनका डॉट प्रोडक्ट का मतलब लिखने का तरीका क्या है, सिंपल, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अगर लिखा है तो ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, बस बात हो गई खत्म। ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, थीटा फिर वही ए और बी वेक्टर के बीच का एंगल होता है। और आगे देखें, अब यहां पर डॉट प्रोडक्ट करने का तरीका आप देखो, जैसे कि अगर आपको ए वेक्टर ऐसे करके दे दिया 2i कैप प्लस 3j कैप और आपको बी वेक्टर दे दिया 1i कैप माइनस 3j कैप, अब आपसे बोल रहे हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करके दिखाओ, तो मैंने जैसे आपको बताया कि यार मल्टीप्लाई होगी। अब यहां पर मल्टीप्लाई कैसे होगी, इनके बीच का एंगल तो हमें मालूम ही नहीं है, तो यहां पर अब हम डायरेक्ट डॉट प्रोडक्ट कराएंगे। मतलब यहां पर मैं लिखूंगा 2i कैप प्लस 3j कैप का डॉट प्रोडक्ट आई कैप माइनस 3j कैप से। अब जरा सुनो, 2i का अगर मैं i कैप से डॉट प्रोडक्ट कराता हूं तो सर ये तो दोनों सेम डायरेक्शन में है, बोलो हाँ या ना। सर दोनों सेम डायरेक्शन में, बोलो हाँ या ना। तो i डॉट आई क्या होगा यार, i डॉट आई का मतलब सर i cos 0 है ना, तो i मैग्नीट्यूड 1 है ना, i मैग्नीट्यूड 1 है ना, cos 0 1 है ना, तो मुझे मालूम है कि i और i 0 मतलब मल्टीप्लाई करके 1 आएगा, सेम j और j मल्टीप्लाई करके 1 आएगा, सेम k और k मल्टीप्लाई करके 1 आएगा। लेकिन मतलब ये बात यहां पर देखो लिखी हुई है, i j मल्टीप्लाई करके 1 आएगा, लेकिन i की j से कराऊंगा, j की i से कराऊंगा, तो क्योंकि इनके बीच में एंगल 90 डिग्री का है, एक्स और वाई एक्सिस में बीच में एंगल 90 डिग्री का है, तो वहां पर cos 90 0 हो जाएगा। तो बस मुझे बात समझ में आ गई, 2i की i से होगी तो 2 आएगा, 2i की 3 से होगी 3j से तो नहीं हो पाएगी, तो करने की जरूरत नहीं, सेम की मल्टीप्लाई कराओ, तो i की i से j की j से, तो i की i से कराई तो 2 आया, 3 की माइनस 3 से कराई तो माइनस का 9 आया, तो यहां से ये माइनस का 7 हो गया, खत्म कहानी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पर, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। वैसे तो देखो मैं क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन कम ही करा पाऊंगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए यहां पर करा देता हूं, तुमको ऐसा ना लगे कि समझ में नहीं आ रही बातें, वरना मैं कल इसी चैप्टर के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ तुम्हारे सामने हाजिर होने वाला हूं एग्जैक्ट 6:30 PM इसी चैनल पर, जिस पर मैं तुमको वो सारे क्वेश्चन करा दूंगा जो डेफिनेटली तुमको जेएमएस में देखने को मिलेंगे 2026 में। ध्यान से देखना, तो यहां पर अभी ए वेक्टर दे रखा है मुझे और यहां पर बी वेक्टर भी दे रखा है, जे कैप इसमें लिखना बोल गए हैं। बोला क्या गया है, लैम्डा बताओ अगर ए प्लस बी और ए माइनस बी परपेंडिकुलर है। तो देखो मैंने क्या माना, पी वेक्टर मान लेते हैं ए प्लस बी है, तो ए प्लस बी अगर मैंने करा तो ये हो जाएगा 6i कैप, उधर 0 और ये 7 प्लस लैम्डा के कैप, ठीक है। और ऐसे अगर क्यू वेक्टर मैंने माना a माइनस बी, तो अगर ऐसा है तो यार a माइनस बी करते हैं, तो ये 5 माइनस 1 तो ये 4i कैप और माइनस का 2j कैप प्लस का 7 माइनस लैम्डा के कैप, 7 माइनस लैम्डा के कैप। अभी आपको p वेक्टर और ये आपको q वेक्टर दिख रहा होगा। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये आपस में परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर होने का मतलब ये है कि मैं बोल सकता हूं कि p डॉट q 0 आ रहा होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर वाली क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, अभी मैंने आपको सिखाया। अब अगर आप इनको आपस में मल्टीप्लाई कराओ तो i की i से मल्टीप्लाई होगी, तो सर 6 4 24 और यार यहां पर हमारा j ऊपर तो है ही नहीं, तो j ऊपर नहीं है मतलब 0 है, तो 0 की अगर -2 से मल्टीप्लाई करूं तो गया, 7 प्लस लैम्डा की 7 माइनस लैम्डा से मल्टीप्लाई होगी तो यह आएगा 49 माइनस लैम्डा का स्क्वायर, अरे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहां से हमने सॉल्व करा तो लैम्डा आ रहा है 73, तो लैम्डा का स्क्वायर 73, तो लैम्डा आ रहा है प्लस माइनस 73। कुछ बच्चों को लग रहा होगा 73 प्लस का आंसर होगा, नहीं भाई, रूट हटाते हैं तो प्लस माइनस, बेसिक्स को नहीं छोड़ना आपको, तो ऑप्शन सी आएगा, ठीक है। देखो हाँ कुछ बच्चे बोल भी रहे हैं हैप्पी टीचर्स डे इन एडवांस, अरे यार क्या बात है, थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी हमारा डॉट प्रोडक्ट हो गया, यार सेशन लंबा नहीं होता जा रहा, चलो देखते जाएंगे। हाँ तो अभी अब हमारे क्या आता है, वेक्टर प्रोडक्ट आएगा। डॉट प्रोडक्ट समझ में आ गया, तो डॉट प्रोडक्ट में सिंपल सी बात थी, वहां पर हमारा कॉस थीटा आ रहा था, यहां पर साइन थीटा आएगा, कितनी सिंपल बात हो गई। मतलब ए वेक्टर क्रॉस करके अगर लिखा हुआ है ना, डॉट में डॉट आता है, क्रॉस में क्रॉस आता है, तो यहां पर यह बनेगा ए बी साइन थीटा, बड़ी सिंपल सी बात, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इनटू दोनों के बीच का एंगल का साइन थीटा, इतनी सी बात है, ठीक है।
अब कई बार क्या होगा कि अगर आपको दो क्वांटिटीज वेक्टर फॉर्म में दे रखी हैं और उनका क्रॉस प्रोडक्ट आपको कराना पड़ जाए, तो यहां पर अब आपको यूज करना पड़ता है अच्छी खासी मैथ्स का, डिटरमिनेंट वाली मैथ्स का। अब ये टाइम टेकिंग है, लेकिन मैं आपको एक क्वेश्चन के थ्रू समझा देता हूं, ठीक है। यहां पर हमें ए वेक्टर और बी वेक्टर दे रखा है ना, इनका क्रॉस प्रोडक्ट करके आंसर क्या होगा यार तुमने देख लिया, इनका क्रॉस प्रोडक्ट करके आंसर क्या होगा, मैं यहीं पर, चलो मैं तुमको निकाल के दिखाता हूं, तरीका जरा समझ लेना। अगर आपसे बोला जाए कि भैया ए क्रॉस बी बताओ, है ना, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो यहां पर ऐसे दो डंडे खींचो, ऊपर लिखो आई, इधर लिखो जे, इधर लिखो के। अब ए का आई के साथ है 3, उधर है -3 और उधर है प्लस के, मतलब के साथ 1 ही होगा कोफिशिएंट। कोफिशिएंट लिखने मतलब सिंपल, आई के साथ यहां पर 4, 9 और 2 हो जाएगा। इतना कोई करना बड़ी बात नहीं है, ऐसे तो गेम्स भी हम बचपन में खेला करते थे, ये बस वही है। अब आगे की कहानी ध्यान से सुनना, ये आई कैप अगर मैंने लिखा तो आई वाली लाइन को गायब करो और कराओ क्रॉस मल्टीप्लाई, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। तो ऊपर से नीचे सर -6, फिर माइनस का साइन आएगा, नीचे से ऊपर तो 9 × 1, तो ये -6 -9 माइनस का 15, जे के साथ पहले ही माइनस का साइन आता है, ये फॉर्मूला है भैया, ये मैथ्स है, ये फिजिक्स नहीं है। इसका रीजन मैं नहीं बता पाऊंगा आपको, मैथ्स वाले से आप पूछे। अब अगर जे की लाइन मैंने हटा दी तो अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3 × 2 = 6 और 4 × 1 = 4, है ना। मतलब रीजन तो बता सकता हूं, लेकिन मैं क्यों बताऊं यार, है ना, मुझे पैसे कौन सा मिल रहे हैं ये बता मैथ्स पढ़ाने के, तो तुम जरा मुद्दे की बात कर रहे हो। तो 3 × 2 = 6 -4 × 1 = 4, तो ये बन रहा है 2। और के कैप की अगर मैं बात करता हूं तो ये 27 -12, तो वो प्लस हो जाएगा तो 39 हो जाएगा। तो यहां से अगर आप देखो तो ऑप्शन सी से बातें मैच हो रही हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट करने का ये तरीका होता है हमारा, ऑप्शन सी सही आंसर आ चुका है। अब आगे बढ़ते हैं भाई, हमारा रिलेटिव वेलोसिटी की बात करते हैं और जरा रिश्तेदारों की वेलोसिटी की बात करते हैं। तो बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर एक ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है ए वेलोसिटी से, वी ए वेलोसिटी से, और कोई दूसरा ऑब्जेक्ट भी आगे जा रहा है हमारा वी बी वेलोसिटी से, वैसे ये मैंने मोशन इन स्ट्रेट लाइन में भी आपको पढ़ा दिया था, यहां पर भी बता रहा हूं। तो अगर आपसे कोई बोले कि यार वी बी ए बताओ, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, वर्ड पर मेरे ध्यान देना, मैं क्या बोल रहा हूं, वी बी ए का मतलब रिलेटिव वेलोसिटी बी की बताओ ए की नजरों से विद रिस्पेक्ट टू ए। मतलब अगर बी को ए देख रहा है चलता हुआ, तो उस केस में आप इसको ऐसे लिखते हैं वी बी माइनस वी ए, और वो भी वेक्टर फॉर्म में, वो भी वेक्टर फॉर्म में। तो ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन में तो मैं आपको बता चुका हूं 1D, असली खेल है 2D का। 2D को जरा समझो, 2D वाले केस में क्या होगा कि अगर मैं आपसे बोलूं कि ए वाला ऑब्जेक्ट 3 मीटर/सेकंड की स्पीड से इधर जा रहा है और बी वाला ऑब्जेक्ट 4 मीटर/सेकंड की स्पीड से ऊपर जा रहा है। अब आपसे अगर कोई पूछा जाए, और ये हमें बात मालूम है कि ये ऊपर होता है, ये नॉर्थ, ये साउथ, और ये वेस्ट और ईस्ट, है ना। अब जरा सुनो, अब आपसे अगर कोई पूछे कि भाई रिलेटिव वेलोसिटी बताओ ए की विद रिस्पेक्ट टू बी, ए की वेलोसिटी बताओ विद रिस्पेक्ट टू बी, तो देखने वाला बी है। तो तरीका सर ने बताया अभी आपको, वी ए माइनस वी बी होता है, ठीक है यार, वी ए माइनस वी बी होता है, सही है सर, आपकी बात समझ में आ गई। तो वी ए तो आगे की तरफ है, वी बी तो ऊपर की तरफ था, लेकिन हमें यहां पर रखना है माइनस वी बी। तो अब हमारे लिए क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ये दे रखा है, अब हमारे लिए क्वेश्चन ये नहीं रहा, अब हमारे लिए क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि सर आपके हिसाब से वी ए तो आगे की तरफ होगा, लेकिन वी बी नेगेटिव है, तो डायरेक्शन में पलट दूंगा, अभी बताया था नेगेटिव वेक्टर, तो मेरा वी बी जो है वो अब नीचे की तरफ आ रहा है, समझे, वी बी नीचे की तरफ आ रहा है। अब अगर आपसे कोई बोले कि यार रिजल्टेंट बताओ, तो रिजल्टेंट बताने के में ज्यादा परेशान नहीं होना, ये वो दो क्वांटिटी हैं जो आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो फॉर्मूला बता चुका हूं आपको सर, 3 का स्क्वायर उधर 4 का स्क्वायर, तो यहां से अगर हम देखें तो 5 आ जाएगा। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे डायरेक्शन बताओ, तो भाई एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है, तो रिजल्टेंट जो हमारा ये वी ए बी आया, ये नीचे की तरफ आया होगा, ये नीचे की तरफ आया होगा, ठीक है। और डायरेक्शन भी निकलवा दूं तो लो, डायरेक्शन भी निकलवा देता हूं, tan थीटा का फॉर्मूला सर परपेंडिकुलर मतलब वी बी हो गया, परपेंडिकुलर सामने वाला वी बी बाय वी ए, बाय वी ए, तो वी बी इज वी बी वी बी वी बी 4/3, तो tan थीटा 4/3, इसका मतलब थीटा हो गया आपका 53 डिग्री। तो आपकी जो रिजल्टेंट वेलोसिटी आ रही है वो 5 मीटर/सेकंड आ रही है, एंड मेकिंग एन एंगल 53 डिग्री विद ईस्ट डायरेक्शन, इस तरीके से इसको बोला जाता है। काफी डिटेल में मैंने बातें बता दी। अब स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में बड़ी सिंपल सी बात, अब स्ट्रीम तुम रिवर के अगेंस्ट में तुम मूव कर रहे हो,
अगर नदी बह रही है तो तुम उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, और डाउन स्ट्रीम मतलब उसके बहाव के साथ साथ बह रहे हो। तो अगर बहाव के साथ साथ बह रहे हो तो मान लो जो रिवर है उस रिवर की वेलोसिटी u, और आप जितनी वेलोसिटी से फ्लो कर रहे हो वो v है। और आप अब अगर बहाव के साथ साथ फ्लो कर रहे हो तो रिवर का बहाव आपको सपोर्ट करेगा ना, आपकी स्पीड बढ़ा देगा। तो वहां पर डाउन स्ट्रीम में देखा जाता है कि आपकी वेलोसिटी u प्लस v हो जाती है। बाकी चीजों पर ध्यान मत देना, इतना काफी होता है। और अगर मैं अप स्ट्रीम की बात करता हूं तो अगेंस्ट में, अब आप आगे की तरफ जा रहे हो, रिवर पीछे की तरफ आ रही है, आपकी वेलोसिटी भैया v और मान लो रिवर की वेलोसिटी u, तो अगेंस्ट में है तो आपकी स्पीड को कम करेगी, तो उस केस में v माइनस u आएगा। ये अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम की बातें हो गई। अब रिवर क्रॉसिंग प्रॉब्लम की अगर मैं बात करूं तो वैसे सारे फॉर्मूले यहां पर लिखे हुए भी हैं, अपने तरीके से भी मैं आपको बता देता हूं। तो इसमें होता यह है कि अगर ये हमारी रिवर है, जिस रिवर की विड्थ जो है वो d हमें दे रखी है। अब मान लो नदी बह रही है, अब नदी बह रही है तो आगे की तरफ बह रही है, तो उसकी ये वी मैंने लिखा रिवर की वेलोसिटी। अब मान लो आपने स्विमिंग करना इधर शुरू करी, तो मैन जो है वो इधर जा रहा है, अब मैन इधर जा रहा है, रिवर इधर जा रही है, तो कहीं ना कहीं होगा ये, चलो मान लो अभी मैन उधर नहीं जा रहा, मैन सीधा सीधा जाना चाह रहा था, तो ये मैन की वेलोसिटी इधर हो गई, लेकिन मैन इधर जा नहीं पाएगा क्योंकि रिवर आगे जा रही है, तो कहीं ना कहीं वो मैन को ऐसे लेके चली जाएगी। तो पहुंचना मैन यहां पर चाह रहा था ए पॉइंट पर, पहुंच बी पर अगर गया, तो ये जो आपने डिस्टेंस कवर करा है ना चाहते हुए भी एक्स एक्सिस में, उसको हम ड्रिफ्ट बोलते हैं। अब देखो टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, अब अगर मैं y एक्सिस की बात करूं तो x एक्सिस को भूल जाओ, और x एक्सिस की बात करेंगे तो y को भूल जाओ। तो टाइम का फॉर्मूला सर y एक्सिस में डिस्टेंस है और y एक्सिस में स्पीड कितनी है, vm है, ठीक है भाई। और अगर x एक्सिस का ये x निकालना हो तो x मतलब डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम, तो अब x एक्सिस में स्पीड कितनी है, vr, तो ये vr इनटू टाइम, या फिर मैं बोलूं vr इंटू डी बाई वी एम, ऊपर से वैल्यू उठा के यहां पर रख दी। मैं नहीं चाहता कि तुम ये फॉर्मूले याद करो, कॉमन सेंस है, बस जिस बच्चे को ये ट्राइंगल बनाना आ गया उसने भैया क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। अभी एक और केस आता है इसके अंदर कि मान लो कि आप रिवर क्रॉस करनी है और एग्जैक्टली ऑपोजिट बैंक पर पहुंचना चाह रहे हो, तो अब रिवर की वेलोसिटी इधर, जाना कहां चाह रहे हो, जाना अब यहां पर चाह रहे हो। अब एक बार धोखा खा चुके हो कि सीधा गए थे तो आगे पहुंच गए थे, तो इस बार तुमने क्या करा, इस डायरेक्शन के अंदर फ्लो करना शुरू करा, है ना, ऑपोजिट, थोड़ा सा ऑपोजिट, तब जाकर अगर रिवर अपने साथ लेकर जाती भी है तो आप यहां पर पहुंच जाओगे। तो ये वी आर था, ये वी एम था, तो ये वी आर एम हो गया। सेम ऐसे ये भी हमारा क्या हो गया, ये वी आर एम हो गया, ये एंगल हमारा थीटा हो गया। अब अगर मैं कॉम्पोनेंट करना आपको सिखा चुका हूं तो इधर बताओ क्या आएगा, सर इधर आएगा वी एम साइन थीटा। अब अगर आप ये चाह रहे हो कि यहाँ ए से निकल के एग्जैक्टली ऑपोजिट बी पॉइंट पर गए, मतलब आपका एक्स एक्सिस में कोई भी मूवमेंट नहीं हुआ, मतलब एक्स एक्सिस में वेलोसिटी 0 हो गई, वो तभी हो पाएगी जितनी वेलोसिटी से तुम आगे जा रहे हो उतनी वेलोसिटी से पीछे भी आ रहे हो, मतलब वी आर वी एम साइन थीटा के बराबर हो गया। इस केस में हमारी ड्रिफ्ट 0 हो जाएगी। इसी के ऊपर देखो इसी साल 2025 में क्वेश्चन भी आया है, वो मैं आपको करा देता हूं कि यहाँ पर आपको दी गई है रिवर, और रिवर की वेलोसिटी, जब आप रिवर को बात कर रहे हैं तो रिवर की वेलोसिटी दे रखी है, ओए होए ओए ये क्या कर दिया मैंने, अब सीधा हो जाए यार, तो सिस्टम हैंग कर दिया मैंने, ये तो बात गलत है। चलो 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 चलो, हाँ तो मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि अगर ये हमारी रिवर है तो रिवर में, रिवर की जो हमारी वेलोसिटी है आगे की तरफ वो है सर 9 किलोमीटर पर आवर, 9 किलोमीटर पर आवर। और बोट जिससे आप उस रिवर को क्रॉस कर रहे हैं, बोट की वेलोसिटी 27 किलोमीटर पर आवर, और रिवर को आपने क्रॉस कर दिया आधे मिनट में, और आपकी एंगल जो है वो 150 डिग्री का है विद द रिवर की वेलोसिटी। तो देखो क्वेश्चन में क्या है कि आप कुछ ऐसे गए होगे, ये बोट की वेलोसिटी, अब रिवर की वेलोसिटी से, अब बोट की वेलोसिटी 27 है, ये रिवर की वेलोसिटी है, और इससे आप कितना एंगल बना रहे हो, टोटल 150 डिग्री। तो अगर पूरा ये 150 है तो ये एंगल 60 डिग्री होगा, कॉमन सेंस बोलो हाँ या ना। तो अगर ऐसा है तो सर जी क्रॉस करा आपने आधे मिनट में, मतलब टाइम भी दे रखा है, तो आपसे पूछ रहे हैं कि रिवर की विड्थ क्या है ये बताओ, रिवर की चौड़ाई कितनी है वो बताओ। तो यार y एक्सिस में बात करूं तो डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम। अब y एक्सिस में स्पीड कितनी आएगी, अगर ये vb है, ये 60 है, तो इधर हो जाएगा कंपोनेंट करके सर vb cos 60, कंपोनेंट इसलिए सिखाए थे, तो ये vb cos 60 इंटू टाइम, खत्म कहानी। तो वेलोसिटी कितनी है, ये 27। पहली बात ये किलोमीटर पर आवर में है, मीटर पर सेकंड में करेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई, cos 60 1/2, टाइम आधा मिनट, आधा मिनट का मतलब हो गया भैया 30 सेकंड, ये सब कर करा के 112.5 मीटर आएगी विद,
मैं थोड़ा फास्ट करा रहा हूं। हो सकता है कि तुमको ऐसा लगे कि यार सर का पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आ रहा, उसका रीजन सिर्फ ये है कि मैं फास्ट हूं। आपको थोड़ा सा रुक रुक के ठहर ठहर के पॉज कर करके ये सेशन हो सकता है एक बार और देखना पड़ जाए, तो देख लेना। मैं यहाँ पर पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं रिविजन कराना मेरा मोटिव है, लेकिन मैं पढ़ाने लगा ताकि तुम्हारे जो भी कॉन्सेप्ट थोड़े बहुत वीक रह गए वो रिविजन के साथ साथ क्लियर हो जाए। फिर सेम ऐसे आते हैं हमारा रेन मैन प्रॉब्लम। बड़ी सिंपल सी बात है, लॉस कभी कहानी बताऊं तो बारिश हो रही है, मेरा यार हंस रहा है बारिश की जाए। तो मान लो बारिश ऐसे हो रही है थीटा एंगल पर, बारिश कभी कभी आड़ी भी होती नहीं है ना, बारिश आड़ी हो रही है। अब अगर मैन ने भागना शुरू कर दिया इस डायरेक्शन में, मैन ने अगर इस डायरेक्शन में भागना शुरू कर दिया, तो हमेशा याद रखना जिस डायरेक्शन में आदमी भागेगा, बारिश की डायरेक्शन हमेशा आदमी की तरफ टर्न कर जाएगी। तो अगर बारिश ऐसे हो रही है और मैं इधर भागने लगा तो ये मेरी तरफ टर्न करेगा। समझ रहे हो? ऐसे अगर मैं बोलूं कि अगर बारिश ऐसे सीधी सीधी हो रही होती और मैं अगर ऐसे भाग रहा होता, अब अगर बारिश सीधी सीधी हो रही है और मैं ऐसे भाग रहा हूं तो ये मेरी तरफ टर्न कर जाएगा, मतलब अब बारिश अब ऐसे होने लगेगी। समझ रहे हो? समझ रहे हो? अब बारिश ऐसे होने लगेगी। तो ये मैं आगे करके दिखा देता हूं। तो बस ये आपको ट्राइंगल बनाना आना चाहिए तो कहानी समझ में आ जाएगी। और ट्राइंगल के अंदर सिंपल साइन थीटा, टेन थीटा या कॉस थीटा इतना ही लगना होता है। मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, बात समझ में आ जाएगी। एक आदमी है जो उसने अम्ब्रेला को 30 डिग्री के एंगल पर पकड़ रखा है विद द वर्टिकल, मतलब इनिशियली बारिश हमारी आड़ी हो रही है, मतलब ये हमारा एंगल 30 डिग्री हो गया, तो ये हमारी रेन की वेलोसिटी हो गई। उसने क्या करा, अम्ब्रेला फेंका और भागना शुरू कर दिया। पता नहीं क्या ही हुआ उसे, ऐसा क्या दिख गया उसको सड़क पर कि उसने अम्ब्रेला फेंका और 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागना शुरू कर दिया। अब उसने ऐसे भागने जब शुरू करा तो उसने देखा कि यार अब जब मैं भाग रहा हूं ना तो अब बारिश सीधी सीधी सर पे गिर रही है। तभी तो मैंने बोला कि आदमी ऐसे भागा होगा, जब ऐसे भागा होगा तो फिर उसके सर पर बारिश ऐसे वर्टिकली गिरने लगी क्योंकि उसकी तरफ टर्न कर गई। आई बात समझ में? ये उसकी तरफ टर्न कर गई। अब मुझे क्या बताना है, मुझे रेन ड्रॉप की वेलोसिटी बतानी है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में भी और मैन के, सब बता दूंगा। देखो तो आदमी की वेलोसिटी सर 10 है, आदमी की वेलोसिटी 10 है, तो ये VRM हो जाएगा। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि यार इसमें tan 30 लगाओ है ना इस ट्राइंगल के अंदर, तो tan 30 सर परपेंडिकुलर मतलब VM और बेस मतलब VRM। तो यहां से VRM कितना आएगा सर, tan 30 1/√3, इधर मल्टीप्लाई हो गया तो tan√3। तो आदमी की वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू, है ना, रेन की वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू जो मैन आ रही है वो tan√3 आ गई। पहली बात। अब क्या लगाना है यार, ये VR निकालना है, रेन की वेलोसिटी निकालनी है। अगर ऐसा है तो इसमें सिंपल सा मैं क्या करूं भाई, मेरे पास क्या आ चुका है, मेरे पास परपेंडिकुलर है, मेरे पास मुझे क्या चाहिए, हाइपोटेनस चाहिए। तो sin 30 का फॉर्मूला, सर sin 30 का फॉर्मूला लगा देंगे। परपेंडिकुलर VM है, हाइपोटेनस VR है, तो यहां से अगर देखा जाए तो ये 20 मीटर पर सेकंड आ गया। लो कहानी खत्म, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कितनी सिंपल सी बात है, ये क्वेश्चन जेईई में इसमें आए हुए हैं। चलो प्रोजेक्टाइल मोशन पर आ जाए, बस आखिर के 10 मिनट की बातें और आ गई हैं। सर टीचर्स डे पर सेशन रखो ना आप, टीचर्स डे पर सेशन रखें, चलो देखते हैं। अब यार असल में मैं अकेला रह गया ना बच्चों, अब हर्ष सर भी बेंगलोर चले गए, शिल्पी मैम है ही बेंगलोर, तो मैं ही पिछड़ा जाति का रह गया भाई, है ना, मैं अलग हो गया अपने कुनबे से। तो हर्ष सर और शिल्पी मैम हो सकता है तुमको साथ में दिखें, पता नहीं मैं तुमको दिखूं या नहीं दिखूं, जब तक दिख रहा हूं देख लो यार, दिल भर के देख लो। आगे बढ़ते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करते हैं। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, ये एक हमारा ग्राउंड होता है और हम क्या करते हैं, हम बॉल को फेंकते हैं इधर कुछ u वेलोसिटी से, हॉरिजॉन्टल से कुछ थीटा एंगल पर, तो ऐसे 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 जाती है और नीचे आके गिरती है। तो यहां पर सबसे पहले हम इसके कंपोनेंट करते हैं, तो x एक्सिस की वेलोसिटी u cos थीटा, y एक्सिस की वेलोसिटी u sin थीटा। अब ये मैक्सिमम ऊपर जाके जब नीचे आएगी तो इस पूरी जर्नी में इसने कितना टाइम लिया, तो उस टाइम पीरियड का फॉर्मूला या टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है 2u sin थीटा बाय g। इसने x एक्सिस में कितना ये डिस्टेंस कवर करा, इस रेंज का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। और ये मैक्सिमम कितनी हाइट पर गई है, उस मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है यार, सॉरी यहां पर u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g है, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। और यहां पर नहीं आएगा, ध्यान रखना जरा बच्चों, ठीक है, ये फॉर्मूले में ध्यान रखना कहां 2 आ रहा है कहां नहीं आ रहा है। टाइम ऑफ फ्लाइट 2u sin थीटा बाय g, रेंज u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g और हाइट u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g।
ठीक है। और यहाँ पर इक्वेशन का भी एक फॉर्मूला आता है, इस ये जो पाथ फॉलो करता है, ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन पाथ फॉलो करता है, उस ट्रेजेक्टरी को हम बोलते हैं पैराबोला। ठीक है, ये पैराबोलिक पाथ फॉलो करता है और इसकी इक्वेशन कुछ इस तरह से आती है, y इज इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस जी अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, और यहां पर एक्स स्क्वायर आएगा। ये हमारे प्रोजेक्टाइल मोशन की इक्वेशन हो गई। ये सारी बातें आपने देख ली। अभी और कुछ बातें भी बता देता हूं, याद रखना, अगर हमारे एंगल का सम 90 डिग्री हो, अगर एंगल का सम 90 डिग्री हो, इनको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी बोलते हैं, तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि थीटा 1 एंगल ले लो या थीटा 2 एंगल ले लो, दोनों पर ही रेंज हमारी सेम आएगी। मतलब किसी ऑब्जेक्ट को 30 डिग्री पर फेंकूं ग्राउंड से, सेम वेलोसिटी से, याद रखना वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। अगर मैंने ग्राउंड से सेम वेलोसिटी से एक बार 30 डिग्री पर फेंका और एक बार 60 डिग्री पर फेंका, तो वो सेम पॉइंट पे जाके गिरेगा, रेंज सेम आएगी। पहली बात, इतना हो गया। और एक और जेमेंस के हिसाब से अगर मैं बोलूं, तुमको बड़ी शानदार बात बता दी यार मैंने, ये प्रीमियम कंटेंट बता दिया जो मैं पेड बैचेस में बताता हूं, वो तुमको आज बता दिया। यहां पर देखो, h बाय r इज इक्वल टू tan थीटा बाय 4। मैक्सिमम हाइट और रेंज का रेशियो हमेशा tan थीटा बाय 4 होता है। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन तुम्हारे सॉल्व हो जाएंगे। यही सारी बातें यहां पर लिखी हुई है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात यहां पर लिखी हुई है। अच्छा, एक बात और बता दूं कि अगर हमारा थीटा 45 डिग्री हो, तो उस केस में हमारा ये साइन 90 हो जाएगा, साइन 91 हो जाएगा। तो उस केस में हमारी जो रेंज है वो मैक्सिमम आती है। तुम भी क्या याद रखोगे यार। लो जी, एक क्वेश्चन भी करा दिया जाए भाई। मैक्सिमम हाइट बतानी है, अगर 16 मीटर पर सेकंड से फेंका 30 डिग्री के एंगल पर, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। दिक्कत यह है कि तुमको फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे। तो यू स्क्वायर मतलब 16 इंटू 16, साइन 30 होता है 1/2, उसका स्क्वायर हो जाएगा 1/4, और 2g मतलब 2 इंटू 10, 4 4 जा 16, 2 2 जा 4 होता है। तो ये कर आगे 3.2 आ गया, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो गया। देखो, चले चले मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। लो जी, ये इसी साल 2025 में जेएमएस में क्वेश्चन आया कि अगर आपने एक ऑब्जेक्ट को 45 प्लस अल्फा एंगल से फेंका और एक बार 45 माइनस अल्फा एंगल से फेंका, तो बताओ कि भाई उसमें टाइम ऑफ फ्लाइट का रेशियो क्या होगा। अगर यहां पर क्वेश्चन आता ना कि रेंज का रेशियो क्या होगा, तो मैं बताता कि 0 मतलब 1:1 होता, क्योंकि दोनों का सम 90 बैठ रहा है, दोनों के एंगल का सम 90 बैठ रहा है। तो रेंज का रेशियो तो दोनों केस में हमारा 1:1 होता। लेकिन बड़े चालाक निकले ये लोग, ठीक है। और बच्चों ने एकदम से देखा होगा ना यार सम 90 हो रहा है, एकदम से लगा दिया होगा यार रेशियो 1:1। महानों ने पढ़ा ही नहीं कि टाइम ऑफ फ्लाइट का रेशियो है, जो T1/T2 करना है। अब टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला सर जी मालूम है कि 2u, नहीं यार क्या बोल रहा हूं मैं, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला ना, सही तो बोल रहा था, 2u साइन थीटा बाय g होता है। अब बाकी सारी चीजें सेम है, तो बस एंगल अलग अलग है। तो ऊपर आ जाएगा साइन एंगल में 45 प्लस अल्फा, और नीचे आ जाएगा साइन एंगल में 45 माइनस अल्फा। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाऊंगा तो ये 1/√2। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला मालूम है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, मैथ्स है। तो यहां पर जब मैंने लगाया साइन 45 की वैल्यू रखी, तो ये बन रहा है कॉस अल्फा बाय √2 प्लस साइन अल्फा बाय √2। और यहां पर अगर मैं लगाता हूं तो ये बन रहा है, क्या बन रहा है, वही सेम, कॉस अल्फा बाय √2 माइनस साइन अल्फा बाय √2। पहले तो √2 निकाल के हटाओ, तो यहां से ये T1/T2 आ गया, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा अपॉन में ऊपर प्लस है, और कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा नीचे। अब अगर पूरी इक्वेशन को कॉस से डिवाइड कर दिया जाए, तो ये 1 प्लस tan अल्फा, और ये हो जाएगा 1 माइनस tan अल्फा, जो कि ऑप्शन ए से बातें मैच हो रही हैं। आप देख लीजिए जरा तरीके से इन सारी बातों को। तो भैया ये था आज का हमारा सेशन, जो मैंने पूरी कोशिश करी कि यार लिमिटेड टाइम में कंप्लीट करूं, थोड़ा सा ऊपर हो गया। कैसा लगा तुम जरूर बताना मुझे कमेंट बॉक्स में, और अगर चाहते हो आगे भी ऐसे सेशन आते रहें तो फटाफट भैया वीडियो को लाइक कर देना, सारे दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और बड़े ही मैंने लोगों से रिक्वेस्ट करी है कि भैया ये सेशन इस टाइप के कंटिन्यूड रहने दो इस चैनल पर, इस चैनल को मतलब रहने दो, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि भाई 1000 सब्सक्राइबर नहीं होंगे तो चैनल पर पढ़ाने नहीं देंगे। लेकिन आप लोगों का काफी सपोर्ट मुझे दिख रहा है, और वो सफर दूर नहीं कि हमारे इस चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर बहुत जल्दी कवर हो जाएंगे। तो बस कोशिश करो कि इस वीक में ये हमारे कवर हो जाए, ताकि मेरे सेशन आगे आते रहें। कल मैं हाजिर हूंगा, जो भी आज के सेशन में कमी बेशी हो सकता है रह गई हो, क्योंकि यार 30 मिनट में पूरा चैप्टर पढ़ाना है ना, मजाक बात नहीं है। 400 पेज की स्लाइड में से ये मैंने 40 पेज छाट के निकाले, और एक भी टॉपिक छोड़ा नहीं है, और हर एक बात बस मैंने बता दी, बस थोड़ी जल्दी बताई है। कल मैं 30 क्वेश्चन कराऊंगा इस चैप्टर के ऊपर, तो जो भी बातें रह गई होंगी वो बड़े शानदार तरीके से वहां पर कवर हो जाएंगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगी, और
बड़े शानदार तरीके से जिस बच्चे ने ये सेशन लगा लिया आज का, रिवाइज हो गया, कल वो सेशन लगा के मोशन इन अ प्लेन कंप्लीट करके हम रख देंगे। ठीक है बच्चों, तो बस जोश और जुनून के साथ इसी तरह से पढ़ाई करते रहें। आपके अब्दुल सर आपके साथ हैं, बस आपको मेरे साथ बने रहना है। और फिजिक्स में हम वो दिन दूर नहीं कि जब जेईई मेंस में हर हाल में 90 प्लस स्कोर करेंगे आउट ऑफ 100, मतलब हर बच्चे की 99.99 परसेंटाइल आएगी फिजिक्स के अंदर, इसकी गारंटीड है अगर तुम लग के हर एक सेशन को फॉलो कर रहे हो तरीके से जैसे मैं बता रहा हूं। मिलते हैं बच्चों इसी तरह से अगले सेशन में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, जय हिंद।